हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 में जो गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग जो चल रहा है, आज उसमें अनुप्रयोग नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, और अनुप्रयोग नंबर 6 क्या है कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, 5 प्रयोगों को कर चुके, जो 5 अनुप्रयोग थे। ठीक है, रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, आवेशित जो परत है, चालक और अचालक, ठीक है, और गोलीय कोष के कारण और किसी चालक गोले के कारण। ये हमने क्या कर लिया है, 5 गाउस के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। लास्ट अनुप्रयोग हमारा बचा है जो कि क्या है, अचालक गोला। ठीक है, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई अचालक वस्तु दिमाग में आए तो आपको एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, क्या कि अचालक वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश जहां दिया जाएगा वह आवेश वहीं स्थिर हो जाएगा, वह गति नहीं कर सकता, क्योंकि अचालक जो होते हैं वह विद्युत रोधी होते हैं, इसीलिए वह आवेश की गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और चालक वस्तु जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी नहीं होते हैं, वह सुचालक होते हैं, वो क्या करते हैं, आवेश की गति में सहायक बनते हैं। इस वजह से आवेश चालक को जब दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। तो ये है अचालक। इसीलिए क्या होगा, जब भी किसी, यहां पे अचालक लिख लेना है, तो जब भी किसी अचालक को, गोले को, मतलब किसी अचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां उसे आवेश दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी कैपिटल R त्रिज्या के अचालक गोले को समरूप आवेशित किया जाए, कैसा किया जाए, समरूप आवेशित किया जाए, तब आवेश Q उसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, किसमें, आयतन में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपके पास में कोई चालक गोला है, जब इसको आवेश ये दोगे तो ये यहीं रहेगा। इसी तरीके से क्या करना है आपको, इस पूरे गोले को समरूप आवेशित करना है। ठीक है, तो समरूप आवेशित करने का मतलब क्या है कि इसको आवेश दे देंगे जो कि आवेश इसके संपूर्ण आयतन में क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा आवेश क्या हो गया, इसके पूरे आयतन में क्या हो गया है, वितरित हो गया है। जब आयतन में वितरित हो गया है तो जो आवेश का घनत्व निकलेगा वह भी आयतन में निकलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, तब गोले का आयतन आवेश घनत्व हमने मान लिया क्या है, रो। और रो बराबर क्या होगा, Q अपॉन में V। हमें पता है जो गोले का जो V होता है, V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई R Q। कब, अगर ये सेंटर पॉइंट है और यहां से इसकी कैपिटल त्रिज्या ये क्या है, R है। ठीक है, तो कैपिटल R त्रिज्या का कोई आवेशित अचालक गोले का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई R Q। और इसका जो आवेश घनत्व होगा, ये जो आवेश इसके पास में है, इसका अगर घनत्व अगर हमको चाहिए तो वो क्या निकलेगा, Q अपॉन V। V क्या होता है, 4/3 पाई R Q, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, रो। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रखना है अपने पास में, इसकी जरूरत पड़ी है हमें डेरिवेशन के अंदर में, तो दिमाग के अंदर रखना है कि आवेश घनत्व क्या होगा, Q अपॉन V, और V की वैल्यू पुट कर दी क्या, 4/3 पाई R Q। ठीक है, चलो अब हमें जिस आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P पर, मान लो कोई बिंदु P है, कहीं भी बिंदु P हो सकता है, बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो बिंदु जो है P, वह अचालक गोले से या तो बाहर स्थित हो सकता है, या उसकी सतह पर स्थित हो सकता है, या इस अचालक गोले के अंदर स्थित हो सकता है। ठीक है, ये P बिंदु 3 स्थितियों में हो सकता है, 3 ही केस बन सकते हैं, या तो अचालक गोले के बाहर होगा, या इसके अचालक गोले के पृष्ठ पर होगा, या फिर अचालक गोले के अंदर होगा। इन तीनों स्थितियों पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, गोलीय कोष में और चालक गोले में अंतर क्या है कि वहां पर जब उसके आयतन में आवेश दिया जाता है तो वो आवेश अंदर नहीं ठहर पाता, वो कहां आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। और गोलीय कोष में तो पृष्ठ पर आएगा क्योंकि वो खोखला होता है। और जब चालक गोला ले लेंगे आप, इसके कारण यहाँ पे मान लो चालक गोला है चालक की जगह पे, तो ये जो आवेश आप अंदर दिखाई दे रहा है, ये अंदर ना होके कहां पर आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ये अंतर है उस वाले डेरिवेशन में और इस वाले डेरिवेशन में। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि उसके अंदर आवेश नहीं होता, इसके अंदर आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो 3 स्थितियां हैं, एक बाहर, एक सतह पर और एक अंदर। ठीक है, मान लिया ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ये भी दूरी R है और ये भी दूरी क्या है, R है।
ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों को, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यदि इस आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तब बिंदु P पर तीन स्थितियों में, कितनी स्थितियों में, तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। पहला, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। दूसरा, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है। और तीसरा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, बारी बारी से हम इन तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्थिति पढ़ेंगे कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, तो जब बाहर स्थित होगा तब हमें विद्युत क्षेत्र में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना बिंदु P गोले के केंद्र O से r दूरी पर है। ये कोई गोला है आपके पास में, अचालक गोला है, इसका ये वाला जो हिस्सा ये केंद्र है O, यहां से r दूरी पर, ये जो त्रिज्या आप ले रहे हो ये r है, पूरे ये r है यहां से यहां तक। ठीक है, ये भी r है, तो ये हिस्सा भी क्या रहेगा, r का रहेगा। ठीक है, यहां पे मैं दिशाओं को भी दिखाना है, इसलिए मैंने ये r यहां पे अलग से लिख दिया है। तो अब क्या करना है कि हमें केंद्र O से ये जो P बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वह कितनी दूरी पर है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है। इसको नापोगे तो ये r ही आएगा, ये भी r ही आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, तो हम गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, इसी गोले के केंद्र को केंद्र मानेंगे और स्मॉल r त्रिज्या का क्या खींचेंगे, जितनी दूरी पर है उतनी त्रिज्या प्रकार में भर के इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि हमारा कैसा होगा, गोलाकार होगा। और उस गोले की जो त्रिज्या होगी वह स्मॉल r होगी। ठीक है, और ये जो P बिंदु है इसी गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, स्थित होगा, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब गोला होता है तो गोले से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो हर दिशा में निकलेगा। ठीक है, तो जब भी यहां से दिशा को, इसके केंद्र से दिशा को लिया जाएगा और इसके पृष्ठ तक नापा जाएगा तो वो होगी तो त्रिज्या ही ना। अब जैसे गोले की दिशा को व्यक्त करना है कि मान लो इस पॉइंट पे गोले की दिशा को, क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो यहां से जब इसको मिलाओगे तो यहां तक ये बैठने की तो त्रिज्या ही ना। ठीक है, तो यहां से आप लोगोगे तो बताओगे कि इस डायरेक्शन में है, आप बोलोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर अगर ज्ञात करना हो तो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन हमारी त्रिज्या के अनुदिश है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि गोले के केंद्र से P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह त्रिज्यीय है। जिस ओर बिंदु P है उसी ओर हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, तो हमको दिशा भी पता चल गई। तो गोले के पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो उस P बिंदु पर जो हम अल्पांश लिए हैं, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ds, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ds है, इसको यहां पे लिख लो, ये ds है। और इस अल्पांश पर मान लो कोई गोला है और उस गोले पर अगर लंब खींचना तो लंब तो ऐसे चलेगा ना उसके ऊपर। ठीक है, तो जो ds वेक्टर की दिशा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है गोले के केस में सेम होती है। अगर दिशा दोनों त्रिज्यीय है, समान दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इन दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब जरा देखो, तो माना बिंदु P गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, तब गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर हम स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। जिसके पृष्ठ पर क्या है, बिंदु P स्थित है, उसके पृष्ठ पर जो गाउसियन पृष्ठ आपने बनाया है। गाउसियन पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर एक अल्पांश लेते हैं। हमने क्या किया, ये जो P बिंदु है इस पर एक छोटा सा हमने अल्पांश ले लिया।
और अल्पांश लिया है कितना, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, बिंदु P पर सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा दोनों कैसी है, समान तथा पृष्ठ पर त्रिज्यीय दिशा में है। ठीक है, किसमें है, पृष्ठ पर त्रिज्यीय दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हम अपन क्या करेंगे, गाउस के नियमानुसार इससे जितना फ्लक्स गुजर रहा होगा उस फ्लक्स की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है क्या कि गाउस के नियमानुसार या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने क्या पढ़ा है, फाई बराबर पढ़ा है क्लोज इंटीग्रेशन किसका, जिस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसी का बराबर होता है। यहां से अगर हम इस डॉट को हटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन x, और ये आ जाएगा अपने पास में क्या, E ds और cos में थीटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आ गया। और गाउस के नियम के अकॉर्डिंग फाई कितना आता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है। तो हम गाउस के नियम के अनुसार व्यापक रूप में आपने पढ़ा था ना, व्यापक रूप में गाउस के नियम को हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों फ्लक्स बराबर ही तो है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, E ds cos थीटा बराबर कह सकते हैं हम क्या, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को मैं यही बराबर करेंगे। इसको एक तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसको दूसरी तरफ सॉल्व करते चलेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इतना करो यहाँ पे, इसको मैं हट जाता हूं। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अगला देखते हैं अपन। तो गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियमानुसार आपने क्या पाया कि जो फ्लक्स है, जो E ds cos थीटा बराबर आपका क्या है, टोटल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे तो E तो कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, cos थीटा कितना बन रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 की वैल्यू सिर्फ ये 0, वो सॉरी 1 होती है। ठीक है, cos 0 हो गया हमारा 1, तो ये हो गया खत्म, ये बराबर आ गया किसके, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, E को बाहर ले सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ds हम कर रहे हैं वो ds है कहां पे, वो गाउसियन पृष्ठ पर है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करके जो हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा इसके इंटीग्रेशन से, तो वो किसका होगा, वो होगा किसका, गाउसियन पृष्ठ का, ना कि गोले का। बोलना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अल्पांश लिया कहां पर है, आपने अल्पांश जब गाउस के पृष्ठ पर लिया है तो इसी पृष्ठ का तो क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या है कितनी, स्मॉल r, तो यहां पे जो आप ds लिखोगे वह कितना लिखोगे, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, कैपिटल R नहीं करना है, स्मॉल r करना है भैया। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ हमारा कौन सा है, गाउस वाला है, बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा इसे समीकरण नंबर 1 डाल लो। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हो, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन ds बराबर किसके है, 4 पाई r स्क्वायर के है, इसलिए ये टर्म आया है। ठीक है, इसे डाल सकते हो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब आप पिछले दौर में लौटो फ्लैशबैक में और सोचो कि q की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि यहां पे पूरे आयतन में क्या है, आवेश है। ठीक है, तो आवेश का मान भी तो चाहिए कि कितना आवेश है, तो हमने समीकरण 1 में पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रखा है रो बराबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन क्या, समीकरण 1 से क्या, रो बराबर है किसके, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है, यही तो है रो बराबर किसका रो आएगा, आवेश कहां पर है, गोले के अंदर है ना, तो घनत्व तो उसी का निकलेगा ना, तो यहाँ पे त्रिज्या कौन सी आएगी, गोले वाली आएगी। ठीक है, आयतन किसका लेंगे, गोले का लेंगे, ना कि गाउस पृष्ठ का लेंगे अपन। तो रो बराबर क्या आ गया, q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से जो आपकी q की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू और इनटू में क्या रो, आ गई q की वैल्यू। ठीक, तो q का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आप समीकरण 2 में क्या रख देंगे, इसका मान लिख देंगे। ठीक है, आप उसको जल्दी से कर लो। तो समीकरण 2 में अपन इसका मान रखेंगे, तो ये अपने पास में क्या आएगा, E इंटू 4πr²। ठीक है, ये तो एक साइड का फ्लक्स आएगा, ये बराबर किसके, गाउस वाले में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो q की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू और इनटू में रो, और अपॉन में क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें भैया वैल्यू किसकी चाहिए, विद्युत क्षेत्र के मान की। तो E को तो इस साइड में रखो, बाकी सबको उधर फेंक मारो, तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, E। ठीक है, और ये हो जाएगा 4πr³ रो अपॉन में, एक गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, जरा समझो, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये हो जाएगा 4πr² बराबर, ये 4/3 इसको 3 को नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4πr³ रो और नीचे क्या जाएगा 3ε0। ठीक है, तो वो 4/3 था, तो मैं 4/3 ढंग से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे 4π से 4π हो गया, दोनों तरफ है, तो ये बचा क्या, E r² बराबर r³ रो अपॉन 3ε0, यही तो बचा। अब यहां से E बराबर आप निकालोगे क्या, कि रो अपॉन 3ε0, रो अपॉन 3ε0 r³ अपॉन स्मॉल r²। कितना आ गया, E बराबर रो अपॉन 3ε0 r³ अपॉन स्मॉल r², इतना आ गया अपने पास। देखो एक चीज और सीखो, ये समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में अगर q की वैल्यू को नहीं रखें, q की वैल्यू को नहीं रखें, तो हमारा E बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 और q अपॉन में r²। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना एक लाइन और बढ़ा सकते हो, अगर बढ़ाना चाहो तो, कि इसको यहाँ पे लिख सकते हो, इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, वैसे आपको चेंज करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, आपको समझाने के लिए, आप सिर्फ इतना ही रखो, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस मैंने बताया है आपको कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब ये आपका E आ जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन में क्या, r²। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये यहीं से निकल कर आया है, ये वाली जो चीज कोई एक्स्ट्रा में नहीं आया है। जब आप यहाँ पे Q की वैल्यू को पुट करोगे, कौन सी वाली, ये वाली, आंसर वही निकल कर आएगा, जरा देख लो। तो यहाँ पे कर देंगे हम Q बराबर 4/3 पाई r³ और इनटू में क्या रो। देखो 4π से 4π उड़ जाएगा, बचेगा क्या, E बराबर रो अपॉन 3ε0 और यहाँ ऊपर बचेगा r³ और नीचे आ जाएगा r²। तो यही तो आ रहा है ऊपर, 4π से 4π गया, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3ε0 ये रहा, रो ये रहा, r³ ऊपर है, नीचे r² है, तो ये रहा, सेम आएगा। ठीक है,
बस कुछ नहीं है भाई, इस वाले हिस्से को मैंने यही तो रखा है तो समीकरण भाई, कुछ अलग थोड़ी है। तो आप यहां से चीज देख रहे हो कि जो आपका ई है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, 1/r² के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी या घटेगी हमारी ई की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी और बढ़ेगी। जो कैपिटल आर तो फिक्स रहेगा, गोला अगर एक बार ले लिया तो कैपिटल आर थोड़ी, गोला थोड़ी बड़ा छोटा होगा। छोटा क्या होगा, इस केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, तो आप इससे क्या देख सकते हो, इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं, ये 2 हो गया तो ये हो गया 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आवेशित, या लिख सकते हैं क्या कि अचालक गोले को दिया गया आवेश इस तरह व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, क्या हो, केंद्र पर स्थित हो। अगर आपको इसको सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, ई वेक्टर बराबर होगा ρ/3ε0 और क्या है, कैपिटल R³ स्मॉल r²। ठीक है, दिशा किस ओर है, स्मॉल r से त्रिज्यीय। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लगा देंगे, स्मॉल r के। ठीक है, जैसे जैसे P बिंदु जिस दिशा में होगा उसी दिशा में त्रिज्यीय होगी दिशा। ये हमारा क्या हो गया, सदिश रूप में। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो, फिर अपना नेक्स्ट करते हैं। अगर बिंदु कहां पर स्थित हो, ये सतह पर स्थित हो। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं पर क्या, जब गोला हमारे कहां पे स्थित हो, सतह पर स्थित हो, मतलब सॉरी गोला क्या को, बिंदु P कहां पे स्थित हो, सतह पर स्थित होगा, उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा। देखो, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित होगा तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। ठीक है, जो हमारी स्मॉल r होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 क्या निकल कर आया था, ये आया था ρ/3ε0 और कैपिटल R³ स्मॉल r²। यही आया था विद्युत क्षेत्र हमारा फाइनल निकल के। अब यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर
तो E बराबर क्या जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, E बराबर सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा R। ठीक है, तो ये E बराबर क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R। अगर इसी को सदिश रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, E वेक्टर बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R, और यहां पे लगा देंगे हम स्मॉल r कैप। दिशा तो स्मॉल r कैप की रहेगी ना। ठीक है, कैपिटल R मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बिंदु की दूरी कौन सी ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं। ठीक है, वो सतह पर आ गया है इसलिए कैपिटल R के बराबर हो गई है, पर दिशा तो हमारी r कैप में नोट करेगी जाएगी। ठीक है, चलो तो आज अपन इतना रखते हैं। कल इसका जो लास्ट वाला जो भाग है वो एक महत्वपूर्ण है, उसी में थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। तीसरा वाला जो हिस्सा होगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो थोड़ा एक बात को आपको समझना है कि अगर गोला अंदर स्थित होगा, या हमारा बिंदु P कहां पर आ गया है, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो बिंदु P कहां है, यहां पर है। ठीक है, सारी दिक्कत तो कुछ नहीं है, जो आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहीं से आप E बराबर कितना निकाल सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको नीचे बिल्कुल रख। ठीक है, यहां पे दिक्कत क्या है, इस Q को निकालने की। क्यों, क्योंकि ये जो Q आवेश है वो पूरे गोले का है। हमने गाउसियन पृष्ठ किया छोटा, तो छोटे वाले गोले में पूरा आवेश थोड़ी है, पूरा आवेश तो पूरे गोले में है। हमें सिर्फ किस हिस्से का आवेश चाहिए, हमें उस गोले का चाहिए जो हमारा गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर तो पूरा Q नहीं है, तो इसलिए हम इस Q को क्या मान के चलेंगे, Q डैश। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, Q नहीं, Q डैश चाहिए, तो इस Q डैश का मान निकालना है अपन को। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा ये भी सीख लो यहीं पे, कल ताकि आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा दिमाग से समझेंगे इसको। मैं साफ करने सिर्फ समझना है। ठीक है, समझ लो, कल अपन इसको कराएंगे कि अगर पूरे गोले की बात करें तो आवेश घनत्व कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गोला चाहे बड़ा हो, गोला चाहे छोटा हो, उसका घनत्व नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, आवेश घनत्व नहीं बदलता। आवेश घनत्व तो वही रहेगा जो पूरे गोले का है। ठीक है, अगर मान लो इतने हिस्सा अगर मैं इस गोले की यहां पे ले रहा हूं, तो यहां पे भी उतना ही आवेश होगा जितना यहां है। ठीक है, मतलब ये रो होता क्या है, ये रो की वैल्यू होती है Q अपॉन में V। ठीक है, क्या होती है, Q अपॉन में V। वो गाउस का नियम दिमाग में ज्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो रो की वैल्यू होती है Q अपॉन में V। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो रो की जो वैल्यू है, ये रो जो है वो घनत्व होता है एकांक आयतन में। किसमें, एकांक आयतन में। तो एकांक आयतन में जो आवेश है वो तो हर जगह पे सेम ही होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एकांक में लेते हैं अपन। तो इसलिए छोटे गोले का हो या बड़े गोले का हो, रो तो सेम होगा। तो रो बराबर Q अपॉन V। ठीक है, पूरे गोले के लिए यहां पे लिख सकते हैं अपन क्या, संपूर्ण गोले के लिए। और छोटे वाले गोले के लिए अगर बात करें, छोटे गोले के लिए, इसके लिए भी रो ही होगा, रो में चेंज नहीं आएगा। तो रो बराबर इसका क्या होगा, इसका होगा Q डैश अपॉन में V। ठीक है, Q डैश अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आवेश इसके अंदर कम होगा। ठीक है, ये टोटल जो इसका निकल कर आएगा आंसर, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो यहाँ पे V पूरे गोले का है, तो यहाँ पर V किसका है, छोटे गोले का है। यहाँ पे Q संपूर्ण गोले का है, और यहाँ पे Q डैश किसका है, छोटे गोले का है। अनुपात दोनों का करोगे तो सेम आएगा, इस वजह से वो सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसको समीकरण 1 डाल दें और इसे समीकरण नंबर 2 डाल दें, तो हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1
1 तथा समीकरण 2 से जो q अपॉन v है, इसको v डैश कर लेते हैं, v है वो बराबर होगा किसके, q डैश अपॉन v डैश के। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे अपन देख सकते हैं क्या कि ये जो q है, q अपॉन v, यहां पे v की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पूरे गोले का है। ये क्या है, q डैश, तो ये v डैश किसका होगा, छोटे वाले का, तो छोटे वाले का छोटी त्रिज्या आ जाएगी पाई और स्मॉल का आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गए, बचा क्या आपके यहाँ पे बचा q अपॉन में कैपिटल आर क्यू, और यहाँ पे क्या रह गया, q डैश अपॉन स्मॉल आर क्यू। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, जो छोटे गोले के अंदर है, आगे उसी की तो वैल्यू चाहिए। तो यहां से जो q डैश निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, वह आ जाएगा क्या, q स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, और इनटू में क्या q, इसको पहुंचा दो यहाँ पे, तो ये ऐसा आ जाएगा आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और इनटू में q, ये आ गया q डैश। वहां पर भी हमने q की वैल्यू रखी थी, वो संपूर्ण की थी। या छोटा गोला है तो छोटे गोले का आवेश चाहिए, तो जहां हमने q पिछले वाले डेरिवेशन में जहां q की जगह पे हमने रखा था 4/3 कैपिटल आर क्यू इनटू रो, वहां पे हमें q डैश की जगह पे क्या रखना है, ये वैल्यू पुट करनी है बस, बाकी तो सब सेम रहेगा। बस कहानी है तो किसकी, इस छोटे वाले गोले में उपस्थित आवेश की। तो समीकरण 2 तो दोनों में सेम है, समीकरण 2 तो क्या होगा, दोनों में सेम होगा, यहां तक तो सेम कहानी है। 4/r² बराबर क्या है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां पे q की जगह पे क्या कर देंगे, q डैश कर देंगे शुरुआत से, तो ये बराबर क्या आएगा, e 4πr², q डैश का मान अभी हमने क्या निकाला है, स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और इनटू में q, ये किसकी वैल्यू है, q डैश की, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा E बराबर क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे r² है, यहाँ पे r³ है, तो यहां से स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये गया यहां से गायब। ठीक है, अच्छा अब इसको बराबर करके लिखेंगे, तो ये आपके पास में क्या आएगा, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने मतलब हमने किसकी वैल्यू रख दी, q डैश की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया अपने पास में क्या, r³ और अपन कैपिटल r³, तो अपन इसको क्या कर देंगे, इसके नीचे पहुंचा देंगे, तो नीचे पहुंचा के ये क्या बन जाएगा, 1/4π ε नॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में क्या, q 4π ε नॉट q और अपॉन में r³ और इनटू में r, ये आ गया, आया नहीं आ गया। अब हम इसकी क्या रखेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले निकाल रखी है, तो इसको कोई भी समीकरण दे देना, यहाँ पे अगर खुद से करना चाहो तो खुद से कर लेना, कल मैं आके इसको पूरा करूंगा। 1/4π ε q की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई r³ और इनटू में क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, और अपॉन में क्या है, कैपिटल r³। ठीक है, और इनटू में क्या है, r, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई गया, रो अपॉन 3 ε0, और ये क्या जाएगा इनटू में r, बस इतना है। तो कल के लिए ये बेसिक आपको मैंने समझा दिया है, करना क्या है। कल जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, छोटा गोला लेंगे और q डैश का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल करते हैं।